किसी अन्य अर्थ में उसके बात को ले जाते हैं तो उसे छल कहा जाता है। जाति, असद उत्तरम जाति ही, जाति से क्या तात्पर्य है? एक असद उत्तर, ठीक उत्तर न देना ही जाति कहलाती है। उससे भी तत्व ज्ञान की प्राप्ति और फिर निश्रेयसाधिगमः, उसके बाद फिर निश्रेयस की प्राप्ति अर्थात मोक्ष प्राप्ति। कैसे संभव है? इन 16 पदार्थों से कैसे निश्रेयस की प्राप्ति होगी? जल्प, वितंडा, ये सब क्या है और इनके माध्यम से कैसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होगी और फिर तत्व ज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति होगी। तो आइए आज हम इसी संदर्भ में वाद पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, वाद को समझने से पहले हम थोड़ा समझते हैं सामान्य अर्थों में। जैसे राजनीतिक गोष्ठियों में, सामाजिक गोष्ठियों में, पारिवारिक गोष्ठियों में चर्चा होती है, खूब चर्चा होती है, वाद विवाद भी होता है। अब ये वाद विवाद कभी जीतने की इच्छा से होता है, सामने वाले को बस हराना है, कुछ भी कर कर हराना है। कभी ये वाद सत्य को जानने के लिए किया जाता है और कभी ये वाद केवल सामने वाले को काटना और जीतने की इच्छा से। तो होता क्या है, ये जो वाद, जो इस प्रकार की वाद होती है, कथा होती है, पूर्व पक्ष होता है, उत्तर पक्ष होता है, इसके माध्यम से आजकल जैसे आप देखेंगे कई बार जो जिस दिशा में हमें बढ़ना चाहिए उस दिशा में ना बढ़कर हम किसी अनुचित दिशा में चले जाते हैं, कलह हो जाती है। तो उससे बचने के लिए न्याय दर्शन हमें एक सन्मार्ग बतलाता है, एक सत्मार्ग बतलाता है। वो बतलाता है कैसे डिबेट की जानी चाहिए समाज में, उसका क्या प्रारूप होना चाहिए, उसमें कैसे लोग बैठे होने चाहिए, कौन वादी होगा, कौन प्रतिवादी होगा, किस तरीके से वो डिबेट करेगा, कहाँ ये ज्ञान होगा कि ये वादी का दोष है, कहाँ ये ज्ञान होगा कि प्रतिवादी का दोष है, किस तरीके से आपको अपनी बात को रखना चाहिए, किस तरीके से आपको सामने वाली की बात का खंडन करना चाहिए, कौन यह निर्णय करेगा कि यह जो वाद विवाद जा रहा है, ये जो वाद जा रहा है, ये किस दिशा में जा रहा है, ये सही दिशा में जा रहा है या नहीं, या एक अनुचित दिशा में जा रहा है। यदि अनुचित दिशा में जा रहा है तो कौन रोकेगा? तो न्याय दर्शन इस प्रकार वाद को एक सन्मार्ग की दिशा में ले जाने हेतु न्याय दर्शन की महती उपयोगिता के रूप में हम न्याय दर्शन को उपस्थापित कर सकते हैं। उन्होंने हमें एक नया मार्ग, एक अच्छा मार्ग बतलाया है। देखिए, प्राचीन काल से ही भारतीय दार्शनिक परंपरा में वाद शास्त्र प्रमुख रहा है। खूब इस पे चर्चा हुई है, अलग अलग सिद्धांतों को लेकर। चाहे आप ब्रह्मसूत्र पर देख लीजिए, ब्रह्मसूत्र में तर्कपात पढ़िए, तर्कपात में देखिए क्या जबरदस्त डिबेट है। आप सर्वदर्शन संग्रह देखिए, सर्वदर्शन संग्रह में चार्वाक कितने अच्छे तरीके से अपनी बात को प्रस्तुत करता है, बहुत अच्छे तरीके से अपने एक एक बात को इतनी स्पष्ट तरीके से, चारों वाक, इसका सुंदर वाक है जिसका, जो बहुत सुंदर तरीके से बोलता है, अच्छी अच्छी बात करता है, श्रवण में सुखद जो है। तो वो जब डिबेट करते हैं कैसे करते हैं, तो आइए जानते हैं हमारे संस्कृत शास्त्रों में वाद की इस परंपरा को, कैसे वाद किया जाता था। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कथा, अर्थात जब वाद विवाद जब होता है तो उसके बीच कथा होती है। कथा मतलब कहानी नहीं है। कथा से तात्पर्य, कथा 3 प्रकार की होती है। नाना, जब बहुत सारे वक्त्री हैं और जो वक्त्री हैं वो उसमें पूर्व पक्ष भी है, उत्तर पक्ष भी है, और उत्तर पक्ष इत्यादि के माध्यम से जो बात आगे रखी जा रही है उसी को कथा कहते हैं। मतलब बहुत सारे वक्ता हो गए और एक जब किसी विषय पर चर्चा हो रही है, उस चर्चा में एक पूर्व पक्ष हो गया, एक उत्तर पक्ष हो गया। इस दौरान जो ये कथा चल रही है, जो चर्चा चल रही है, उसी को कथा कहते हैं सामान्य अर्थों में। ठीक है, सामने वाले ने कहा ये क्या बात हुई? ऐसे बहुत सारे लोग जब नाना वक्त्री हो जाएंगे तो बड़ी समस्या आ जाएगी। आपके इस लक्षण में तो दोष है, नाना वक्त्री मत कहिए, आप कहिए वादी और प्रतिवादी। जब वादी अपना पक्ष रखे, प्रतिवादी
उस पक्ष को काटे और उन दोनों के बीच में जो चर्चा चल रही है उसको ही कथा कह दीजिए। फिर और कहा, क्या सिर्फ आपस में किसी भी विषय को लेकर सामान्य जगत में भी कोई भी चर्चा चल रही है, क्या हम उसको कथा कह दें? कोई एक पूर्व पक्षी है, एक उत्तर पक्षी है, आपस में चर्चा चल रही है, क्या उसको हम कथा कह दें? एक वादी है, एक प्रतिवादी है, तो कहते हैं नहीं, इसमें एक शब्द और जोड़ना पड़ेगा। क्या? तत्व निर्णय। अर्थात तत्व की, जिस चीज को आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, जो 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 अंतिम सत्य है, जो तत्व है, उसका निर्णय करना। और कभी कभी ये विजय की इच्छा से भी किया जाता है, तो कभी कभी तत्व निर्णय की इच्छा से, कभी कभी विजय की इच्छा से। जब वादी और प्रतिवादी के मध्य जो वचन कहे जाते हैं, जो पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष होता है, उसी को कथा कहा जाता है। ये कथा 3 प्रकार की होती है, वाद, जल्प और वितंडा। अब बात आती है, ये बात क्या है? देखिए, तत्व बुभुत्सोः कथा वादः, अर्थात आप जब किसी तत्व को जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं वो क्या कह रहा है, आप उस तत्व को जानना चाहते हैं, वो मूल तत्व क्या है, ये जगत कैसे बना, हम कैसे आए, ये सब क्या हो रहा है जगत में, हमारे आने का कोई प्रयोजन है, अंतिम सत्य क्या है, क्या ब्रह्म है, क्या ईश्वर है, क्या मोक्ष है, क्या निश्रेयस है, यदि उसकी प्राप्ति होगी तो कैसी होगी। इस प्रकार जब हम किसी तत्व को जानने का प्रयास करते हैं तो उसी को कहा जाता है वाद। तो तत्व बुभुत्सोः कथा वाद, अर्थात तत्व को जानने की इच्छा से की जाने वाली जो कथा है, जो चर्चा है, उसी को वाद कहा जाता है। अब ये तो हमने वाद पे चर्चा की। फिर जल्प क्या है? विजिगीषु कथा जल्पः, अर्थात जिसमें आपको जीतने की इच्छा है, आप जीतना चाहते हैं, आपको तत्व निर्णय से उतना मतलब नहीं है, आपका मुख्य उद्देश्य है सामने वाले को हराना, सामने वाले के पक्ष को काटना, और इतने जबरदस्त तरीके से काटना, और साथ ही साथ अपने पक्ष को सुदृढ़ रूप में उपस्थापित करना ही जल्प कहलाता है। अब फिर ये वितंडा क्या है? वितंडा है स्वपक्ष स्थापना हीनो वितंडा, अर्थात अपने पक्ष की तो आपने स्थापना की नहीं, और पर पक्ष खंडनम, दूसरे पक्ष का केवल खंडन करते जा रहे हैं, खंडन करते जा रहे हैं, अपने पक्ष की स्थापना नहीं कर रहे हैं, बस दूसरे वाले को काटते जाना है, काटते जाना है, वही वितंडा कहलाता है। तो वाद हुआ, तत्व बुभुत्सोः कथा वादः, तत्व निर्णय के लिए, तत्व को जानने के लिए जो चर्चा की जा रही है, पूर्व पक्ष हो रहा है, उत्तर पक्ष हो रहा है, उसी को वाद कहा जाता है। जीतने की इच्छा से जब कथा की जा रही है, जो चर्चा की जा रही है, उसको जल्प कहा जाएगा, और केवल सामने वाले का खंडन करना है, इस उद्देश्य से यदि चर्चा की जाती है तो उसको वितंडा कहा जाता है। तो वाद, जल्प और वितंडा। वितंडा को आप सामान्य अर्थों में जैसे कहना नहीं चाहिए, बट आजकल जैसे लेफ्टिस्ट है, सामने वाले के केवल पक्ष का खंडन करते रहेंगे, कोई समाधान नहीं देंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं देंगे, बस खंडन कर देना, जो भी आपने सॉल्यूशन दिया उसका बस खंडन करते जाना है, करते जाना है, वही वितंडा। तो ये हुआ वाद, जल्प और वितंडा। अब बात आती है इनके माध्यम से कैसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। मतलब कोई जल्प कर रहा है, क्या जल्प करना उचित है? क्या न्याय दर्शन में जल्प को सही माना गया है? जरूर सही माना ही गया है, तभी उन्होंने कहा कि इनके तत्व ज्ञान से निश्चय की प्राप्ति होगी। क्या वितंडा से तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है, लेकिन कैसे? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप जल्प कीजिए? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप वितंडा कीजिए? कौन सी स्थितियों में जल्प करना है, कौन सी स्थितियों में वितंडा करनी है, और कौन सी स्थिति में वाद होता है, ये भी जानने योग्य है। देखिए, जब गुरु और शिष्य के मध्य जो चर्चा होती है उसको हम वाद की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे
एक होता है पक्ष, एक होता है प्रतिपक्ष। पक्ष को आप मानिए जो गुरु जब अपनी बात कह रहा है, वो अपनी बातों को सामने वाले पर लाद नहीं रहा, बस सामने वाले को उस मूल तत्व को समझाने के लिए वो प्रयास कर रहा है, तो वो पक्ष जो गुरु कह रहा है। फिर शिष्य, प्रतिपक्ष को आप शिष्य के रूप में लीजिए। ये उद्योतकर कहते हैं, न्यायवार्तिककार उद्योतकर कहते हैं कि शिष्य को आप प्रतिपक्ष के रूप में मानिए, क्योंकि जब भी कोई चर्चा होती है तो सामान्य लोगों के मन में खूब सारे संदेह उठते हैं। वो संदेह उठते हैं तो फिर प्रश्न उठेंगे ही उठेंगे, ये सामान्य है, जरूर उठेंगे। तो उन प्रश्नों का समाधान सहृदय होकर बड़ी सद्भावना से जब गुरु करता है, तो पूर्व सामने वाले ने अपने पक्ष को उपस्थापित किया, शिष्य गुरु ने अपने पक्ष को उपस्थापित किया, तत्व के निर्णय के लिए शिष्य में संदेह उत्पन्न हुए। संदेह उत्पन्न होने के बाद उन्होंने अपने संदेह को उजागृत किया, गुरु ने श्रवण किया, श्रवण करने के उपरांत उनकी जिज्ञासा को समाधान किया। समाधान करने के उपरांत भी यदि लगा कि नहीं अभी भी और संदेह है, ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने तर्क संग्रह पढ़ी है, लेकिन फिर भी एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कहते हैं गुणाश्रयो द्रव्यम, द्रव्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं द्रव्य किसे कहते हैं, तो कहते हैं जो गुण का आश्रय है वही द्रव्य है। ठीक है, चलिए आपकी परिभाषा मानी, आपने कहा गुण का जो आश्रय है वही द्रव्य है, लेकिन गुण तो जब भी द्रव्य उत्पन्न होता है प्रथम क्षण में उसमें गुण तो रहता ही नहीं, क्योंकि द्रव्य जब भी उत्पन्न होता है वो निर्गुण और निष्क्रिय उत्पन्न होता है। कोई भी द्रव्य जब भी उत्पन्न होता है तो वो निर्गुण और निष्क्रिय उत्पन्न होता है। दूसरे ही क्षण उसमें गुण और यदि अपेक्षा है तो क्रिया उत्पन्न होंगी, लेकिन प्रथम क्षण में वो हमेशा निर्गुण उत्पन्न होता है। तो आपकी परिभाषा तो में तो दोष आया कि गुणाश्रय द्रव्य, इसमें तो दोष है। कौन सा दोष है? अव्याप्ति दोष है, क्योंकि ये प्रथम क्षण वाले द्रव्य को पर ये घटित नहीं हो रहा, क्योंकि उसमें उस समय उसमें समवाय संबंध से गुण रहे ही नहीं रहा। तो ऐसे संदर्भ में आप क्या करेंगे? फिर कोई बात नहीं, हम दूसरी परिभाषा दे देते हैं, क्रियाश्रयो द्रव्य, क्रिया का जो आश्रय है वो द्रव्य। वहां भी यही समस्या, प्रथम क्षण में फिर द्रव्य में क्रिया नहीं है, क्योंकि द्रव्यम तो निर्गुणम निष्क्रियम च उत्पद्यते, द्रव्य तो निर्गुण और निष्क्रिय उत्पन्न होता है। वहां पर भी प्रथम क्षण का जो द्रव्य है वहां आपकी ये परिभाषा उचित नहीं बैठेगी। क्या करें? दूसरी परिभाषा दे देते हैं, द्रव्यत्व द्रव्यम, अर्थात जो द्रव्यत्व से युक्त है, द्रव्यत्व जाति से युक्त है वो द्रव्य है। फिर समस्या, क्या समस्या? कि द्रव्यत्व जाति जो आपने कही वो क्या है? वो है जो द्रव्य में रहती है। और द्रव्य क्या है जी? द्रव्य बतला दीजिए। तो द्रव्य वो है जिसमें द्रव्यत्व जाति रहती है, और द्रव्यत्व जाति क्या है? जो द्रव्य में। हमको तो द्रव्य ही नहीं समझ में आया ना, पहले आप द्रव्य तो समझा दीजिए, तब जाके द्रव्यत्व को समझेंगे। फिर द्रव्यत्व पूछें तो आप द्रव्य पर, तो अन्य को अन्य पर आश्रित करके, फिर अन्य को अन्य पर आश्रित करके समझा रहे हैं, तो ये तो अन्योन्याश्रय दोष हो गया, इसमें तो फिर दोष निकल आया। तो कैसे करें? कोई बात नहीं, हम अपनी परिभाषा में परिष्कार कर लेते हैं। देखिए, संस्कृत के जितने ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, उनमें आप ये देखेंगे कि उसमें परिष्कार की परंपरा भी रही है। यदि किसी लक्षण में कोई दोष है तो बाद में उसको परिष्कार कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं। तो कहते हैं द्रव्य में गुणों के रहने की योग्यता तो है, यद्यपि प्रथम क्षण में द्रव्य निर्गुण और निष्क्रिय उत्पन्न होता है, लेकिन उस द्रव्य में गुणों के उत्पन्न होने की योग्यता तो है। बस यही हमारा आशय, इसलिए गुणाश्रयो द्रव्यम, यह है
लक्षण ठीक है। अब बात आती है, तो इस प्रकार जब एक गुरु और शिष्य के मध्य जो चर्चा हो रही है, सौहार्दपूर्ण, कोई विजय की इच्छा नहीं है, उसको वाद कहा जाता है। और जल्प क्या है? जहां जीतने की इच्छा। इस संदर्भ में मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। आपने ब्रह्मसूत्र का कदाचित तर्कपाद पढ़ा हो, तो उस तर्कपाद में शंकराचार्य जी अनेक दर्शनों का खंडन करते हैं, और खंडन करते करते फिर वो अंत में शून्यवादियों का खंडन करते हैं। और खंडन करते, उनका खंडन करते ही नहीं, उनका सीधा कहते हैं कि आप तो खंडन करने के लायक है ही नहीं, क्योंकि आप शून्य हैं। तो ऐसे करके वो बात को वही खत्म कर दी। इसको आप जल्प कह सकते हैं। विजय की इच्छा से किया गया, की गई जो कथा है, वो सीधा जीतना चाह रहे हैं, तो विजय की इच्छा से, ये तर्कवाद में विजय की इच्छा से की गई जो चर्चा है, उसको जल्प कहा जाता है। और स्वपक्ष स्थापना, जिसने अपने पक्ष की तो स्थापना की नहीं और सीधा सामने वाले को काटने गए, वो होता है विदंडा। तो हमने इस पे चर्चा की। अब बात आती है कि वाद के संदर्भ में कुछ पूर्वापेक्षाएं हैं। वाद करने के लिए कुछ चीजें आवश्यक हैं। वादी और प्रतिवादी को इस विषय में पहले से ज्ञान होना चाहिए। जैसे सबसे पहले, वो पहली पूर्वापेक्षा क्या है? एकाधिकरण, अर्थात जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं उसका अधिकरण एक ही हो। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई कहे आत्मा नित्य है अथवा अनित्य है। देखिए, नैयायिक मानते हैं आत्मा नित्य है, और हमारे चार्वाक दर्शन वाले कहते हैं कि शरीर ही आत्मा है और अनित्य है। तो यहाँ पर नित्यता और अनित्यता किसमें दिखलाई जा रही है? आत्मा में। तो अधिकरण एक ही हो गया। तो जब भी किसी विषय पर चर्चा की जा रही है तो उसका अधिकरण यदि एक ही है तो वाद संभव है, तभी वाद होगा। यदि एक ही अधिकरण नहीं है तो वाद नहीं हो सकता। एक और उदाहरण लेते हैं सामान्य संदर्भों में। जैसे कोई कहे कि मनमोहन सिंह जी बहुत ईमानदार हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आय से अधिक संपत्ति नहीं है। एक का पक्ष ये हो। दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं, मनमोहन सिंह जी बहुत ही भ्रष्ट नेता हैं। क्यों? क्योंकि उनके काल में खूब भ्रष्टाचार हुए हैं। तो क्या ये वाद का विषय बन सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि अधिकरण एक ही है। मनमोहन सिंह जी अधिकरण है कि या तो वो ईमानदार है, नहीं तो वो बेईमान है। तो जब अधिकरण एक होगा, अधिकरण एक होने पर बात किया जा सकता है। तो वाद की पहली पूर्वापेक्षा है एकाधिकरण। आप किसी ऐसे विषय पर चर्चा नहीं कर सकते जिसका अधिकरण एक ना हो। यदि कोई कहे आत्मा नित्य है, एक व्यक्ति कहता है आत्मा नित्य है, दूसरा कहता है अरे कैसी बात कर रहे हो, बुद्धि तो अनित्य है। अरे अधिकरण एक है ही नहीं। यदि अधिकरण एक नहीं है तो आप उस पर वाद कैसे कर सकते हैं? तो वाद की पूर्वापेक्षा है कि एक अधिकरण होना अत्यंत आवश्यक है, तभी आप वाद कर सकते हैं यदि एक अधिकरण। दूसरी पूर्वापेक्षा है विरुद्ध धर्म प्रतिपादन, अर्थात ये एक अधिकरण तो होना आवश्यक है ही, लेकिन वो जो एक अधिकरण है उसमें जिन धर्मों की आप चर्चा कर रहे हैं वो आपस में विरोधी हो। जैसे कोई कहता है शब्द, ये जो शब्द हो रहा है, ये आवाज हो रही है, ये नित्य है या अनित्य है? कोई कहता है नित्य है, कोई कहता है अनित्य है।
तो जो अब ये नित्यता और अनित्यता, इन दोनों का अधिकरण तो एक ही है, शब्द, ठीक है, तो बात हो सकता है। दूसरी बात, ये दोनों आपस में विरोधी धर्म हैं या नहीं? जी हाँ हैं। एक नित्यता को बोधित कर रहा है, दूसरा अनित्यता को बोधित कर रहा है। तो जब ये दोनों विरोधी धर्म होंगे तो बात किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई कहे अरे द्रव्य गुणवान होता है, द्रव्य जो है वो गुणों से युक्त होता है, नहीं जी, द्रव्य क्रियाओं से युक्त होता है। अगर इस तरीके से कोई आपस में चर्चा करने लगे कि द्रव्य गुणवान है या क्रियावान है, तो आप इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि द्रव्य गुणवान भी हो सकता है और क्रियावान भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कारयान है, कारयान पृथ्वी है, पृथ्वी नामक द्रव्य ही है कार, है ना? तो उसमें आप यदि कार चला रहे हैं तो क्रिया हो रही है। जी हाँ, क्रिया है। वो कौन से रंग की है कार? वो कार है व्हाइट कलर की, तो उसमें गुण भी रह रहा है, रूप नामक गुण रह रहा है, तो वो गुणवान भी है, वो क्रियावान भी है। क्या आपत्ति है? दो विरोधी धर्म तो है ही नहीं। तो जब दो विरोधी धर्म नहीं होंगे तो आप उसको वाद का विषय नहीं बना सकते। इसलिए वाद का विषय यदि बनाना है, यदि किसी पर वाद करना है, तो दो विरोधी धर्म में अत्यंत आवश्यक है। तीसरी पूर्वापेक्षा देखिए, जब वाद करते हैं तो जिस विषय पर को आधार बनाकर आप वाद कर रहे हैं वो पहले से ही निश्चित ना हो, अर्थात उसका निर्णय पहले से ही ना हो, उसको सभी लोग पहले से ही ना जानते हो। उदाहरण के तौर पे जैसे कोई कहे कि जगत का सृष्टा कौन है? ईश्वर है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ईश्वर जगत का सृष्टा नहीं है, तो कौन है? तो कहते हैं ये जगत तो स्वयं उत्पन्न हुआ है, स्वभाववादी, इसका स्वभाव है ऐसे ही उत्पन्न होना। जगत का सृष्टा ईश्वर है ही नहीं। और एक तरफ दूसरे दर्शन कहते हैं कि हाँ, जगत का सृष्टा, इस जगत को बनाने वाला, इस जगत का कर्ता कौन है? वो है ईश्वर। तो अनिश्चित है, इसका निश्चय नहीं हो पाया है कि इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, इसलिए इस पर डिबेट हो रहा है। इस पर आप वाद कर सकते हैं, लेकिन क्या आप इस पर बात कर सकते हैं मनुष्य मरणशील है या नहीं? आप इस पर बात नहीं कर सकते। क्यों? सर्वज्ञ है, सबको पता है, सब जानते हैं मनुष्य मरणशील है। आप इस पर बात नहीं कर सकते कि जल पीने से प्यास बुझती है या नहीं। ऐसे विषयों पर आप उसको वाद का विषय नहीं बना सकते। अब एक और बात, विरुद्ध धर्मों की समकालीनता ये भी होनी आवश्यक है। विरुद्ध धर्म, देखिए, अगर कोई द्रव्य है उसमें दो विरुद्ध धर्म हो सकते हैं, उन पर आप वाद कर सकते हैं यदि वो समानकालीन है वो विरुद्ध धर्म उसमें है या नहीं। लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग धर्म हैं तो आप उस पर विवाद या वाद नहीं कर सकते। जैसे द्रव्य क्रियावान है या निष्क्रिय है, इस पर आप चर्चा नहीं कर सकते, इसको आप वाद का विषय नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि एक काल में वो हो सकता है, एक काल में उसमें क्रिया है, हो सकता है दूसरे काल में उसमें क्रिया नहीं है, तो आप उसी को वाद का विषय बनाए जहां दो विरोधी धर्म समानकालीन हो। तो वाद के संदर्भ में चार पूर्वापेक्षाएं हैं। कौन कौन सी? एक अधिकरण का होना, दूसरा विरुद्ध धर्म प्रतिपादन, दोनों आपस में जो धर्म जिन पर आप चर्चा कर रहे हैं वो विरोधी हो, तीसरा अनिश्चितार्थता, जिस विषय पर आप चर्चा करने जा रहे हैं वो पहले से ही उसका जो फल है वो पता ना हो, वो निश्चित ना हो,
अनिश्चित हो, और चौथा समानकालिकता, विविध धर्मों की समानकालिकता। अब बात आती है कि देखिए हमारे गौतम जी कहते हैं कि प्रमाण व तर्क के माध्यम से स्वपक्ष की स्थापना, अपने पक्ष की स्थापना करना और परपक्ष का प्रतिषेध, फिर सिद्धांत पंचावयव युक्त पक्ष प्रतिपक्ष का परिग्रह ही वाद है। इसमें इन्होंने पंचावयव पे चर्चा की, और पंचावयव है क्या? देखिए, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा जो है वही क्या है? वो शब्द प्रमाण है। देखिए ना, धूमवान अयम पर्वतः, जब आप ऐसे कहते हैं तो शब्द प्रमाण हो गया, ये जो पर्वत है वो धूमवान है, या वो अग्निमान है, वन्यमान है, शब्द प्रमाण। हेतु, क्यों है ये पर्वत अग्निमान? क्योंकि वहां धुआं है, धूमात। अनुमान प्रमाण, अपने अनुमान के माध्यम से, हेतु के माध्यम से सिद्ध कर दिया। फिर आप उदाहरण देते हैं, ये उदाहरण क्या है? यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, तो यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। तो जब आप ऐसा कहते हैं, क्योंकि आपने पहले देखा है ना, जहां जहां धूम होता है वहीं वहीं वह्नि होती है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। उपनय, उपमान प्रमाण, तथा और निगमन, निगमन जो है वो सभी सारे के सारे प्रमाणों का एक अर्थ में समन्वय कर देना ही निगमन है। तो इन पंचावयवों के माध्यम से चारों प्रमाणों का भी ज्ञान हो जाता है। प्रत्यक्ष, शब्द, सबसे पहले शब्द, फिर अनुमान, फिर प्रत्यक्ष, उपमान। अब बात आती है, हमने वाद को जाना। अब जब वाद होता है तो वादी और प्रतिवादी के लिए भी कुछ निर्देश होने चाहिए। वादी क्या करे, प्रतिवादी कैसा हो, वादी कैसा हो। देखिए, जब हम वाद विवाद करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, तो सबसे पहली जो जरूरी चीज है श्रवण पटुत्व। आप बात को सुने, पहले ध्यान से सुने, और सुनने की कुशलता आप में होनी चाहिए, तभी आप एक वादी, अच्छे वादी या अच्छे प्रतिवादी बन पाएंगे। क्योंकि जब आप ध्यान से सुनेंगे, उसने कहाँ मिस्टेक करी है, आप उसको पकड़ पाएंगे। बहुत ध्यान, उसको पहले पूरा बोलने दीजिए जितना वो बोल रहा है। जब आपका समय आएगा तब उसके एक 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 पक्ष को लेकर आपको काटना है, बीच में नहीं कहना। तो इस प्रकार की हमारी प्रथा थी, बीच में नहीं लड़ते थे। पहले अपने पक्ष को आप स्थापित करें, उपस्थापित करने के बाद ही प्रतिवादी उस पर प्रश्न उठाएगा, बीच में नहीं। ठीक है, प्रतिवादी में भी और वादी में भी एक और धर्म होना चाहिए, वाक पटुत्व। आप जो अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, उसको किस प्रकार कहना चाहिए, अपनी बात को, अपने सिद्धांत को सामने वाले को समझाने, कैसे समझाया जाना चाहिए, वो कौशल भी आप में होना चाहिए। कौन सी बात कहनी है, कौन सी नहीं कहनी है, इस चीज का भी संज्ञान आप में होना चाहिए। और जब आप बात करें तो उसमें कलह नहीं होना चाहिए। कलह से क्या तात्पर्य है? निर्युक्ति वचन, अर्थात आप ऐसा वचन नहीं कर सकते जो प्रमाण सहित ना हो। आप जो भी बात कहें वो प्रमाण सहित कहें, बिना युक्ति के, बिना प्रमाण के आप किसी बात को नहीं कहेंगे। और आप में क्षमता होनी चाहिए कि जो प्रतिपक्ष कह रहा है, जो पूर्व पक्ष है या जो उत्तर पक्ष है, उस पक्ष में दोष को ढूंढने की क्षमता, ढूंढकर उसको व्याख्यायित करने की क्षमता, उपस्थापित करने की क्षमता, और अपने पक्ष की स्थापना करने की क्षमता आप में, वो कौशल बहुत अच्छा होना चाहिए, वो सामर्थ्य होना चाहिए। अब एक और बात, जब ये वाद विवाद हो रहा है तो वहां पर कोई और भी तो लोग बैठे होंगे। क्या आपस में केवल एक वादी और एक प्रतिवादी होगा, या फिर
इसके अतिरिक्त भी जन वहां बैठेंगे, और बैठेंगे तो कौन बैठेंगे? तो देखिए वहां पे कुछ सदस्य भी बैठते हैं, सभा सदस्य, सभा होती है, और उन सभा सदस्यों में ये बात जरूरी है कि वे पक्षपाती ना हो। ये बहुत जरूरी है। पक्ष राग द्वेष से रहित हो, जो बात कही जा रही है उसको समझने में सक्षम हो, उनमें योग्यता हो उस पक्ष को, उस सिद्धांत को समझने की। और यदि किसी विषय पर निर्णय लेना है तो सदस्यों की संख्या विषम हो। देखिए विषम संख्या क्यों कही गई है? मान लीजिए किसी बात पे कहा कि ऐसा होता है या नहीं, इस पे निर्णय करना है, तो सभी लोगों ने यदि हाथ उठा दिया, या एक पक्ष के हुए 20 लोगों ने हाँ में कह दिया, 20 लोगों में न कह दिया, तो निर्णय नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी सम संख्या ना हो, 19 लोग हों, 43 लोग हों, लेकिन ऐसी संख्या ना हो जो सम हो, 25 इधर हो जाए और 25 इधर हो जाए। इसलिए ये नियम है, सभा सदस्यों की संख्या विषम संख्या हो। अब कई बार ऐसा होता है कि जब चर्चा चल रही है तो क्या ऐसे ही चलता फिरता कोई व्यक्ति आ गया, उसको एकदम से इंटरेस्ट आया कि अरे इस विषय पे चर्चा हो रही है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्या उसको अनुमति मिलेगी वहां बैठने की? देखिए यदि वाद हो रहा है तो वो बैठ सकता है, लेकिन यदि जल्प और वितंडा हो रहा है तो वो नहीं बैठ सकता, उसको वहां अनुमति नहीं मिलेगी। तो दैवात कोई व्यक्ति यदि आ गया है तो जल्प और वितंडा के संदर्भ में जो कथा हो रही है वहां उसको बैठने की अनुमति नहीं होगी, वाद के संदर्भ में जरूर। सभा के सदस्यों में ये जरूरी है कि यदि कोई ऐसा पक्ष उपस्थापित किया जा रहा है जिसमें त्रुटि है तो वो उस त्रुटि को प्रतिपादित कर दे, बता दे कि हाँ आपके इस पक्ष में, इस विचार में त्रुटि है। यदि कोई दोष है तो उस दोष को बतला दें। और एक बड़ी अच्छी बात, यदि कोई वादी है और वो अपनी बात कहना चाह रहा है लेकिन समझा नहीं पा रहा, और जो सभ्य हैं, जो सभा में बैठे हुए सदस्य हैं, उनमें से कोई व्यक्ति कहता है कि यद्यपि ये नहीं समझा पा रहे और उनका जो कहने का आशय है वो मैं बतला देता हूँ, तो ये अनुमति है। हाँ बिल्कुल आप बतला सकते हैं जो वो कहना चाह रहे हैं। फिर प्रतिपक्षी उसका खंडन करेगा यदि उसके पास कुछ ऐसी बात हो, उसको उसमें कोई दोष नजर आएगा, उसमें उसको कोई संदेह नजर आएगा, तो सभा सदस्यों को भी बीच में बोलने की अनुमति है इन संदर्भों। अब अंत में निर्णय कौन करेगा? तो एक सभा का पति भी होता है, हाँ सभापति, वो सभा का स्वामी जो अंत निर्णय देता, और वो डिसाइड कर, भाई वो तो मान लीजिए जब एक वादी है और प्रतिवादी, वादी पहले से क्या कहते हैं वो होता है ना, पहले से उनसे बातचीत करके आ गया कि भैया प्लीज मेरे ही पक्ष में आप बात कहिएगा या मेरे ही पक्ष में निर्णय दीजिएगा। नहीं, और ऐसा नहीं सकता, क्योंकि जब भी सभापति होगा, सभापति वही होगा जो वादी और प्रतिवादी दोनों के सम्मत हो, दोनों ने कहा हो कि हाँ ये सभापति